अगर फार्मर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और अपनी कमोडिटीज़ को इसके थ्रू वो सेल करते हैं तो उन्हें कितना इजाफी प्रॉफिट मिलेगा, चूँकि अभी जो पिछले सेगमेंट में आपने बताया कि उनकी क्या परेशानियाँ और चैलेंजेस हैं। देखें, ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है हमारे किसानों के लिए। अगर हम आज के वक्त देखें तो किसान जब अपनी हार्वेस्ट तैयार करता है तो उसकी मजबूरी होती है कि उसने उसको बेचना ही बेचना है, उसी दिन बेचना है। वो मंडी में जाता है, जो उसे कीमत मिलती है वो मजबूरन उसको पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसने कर्ज़ा भी लिया होता है, अगली फसल के लिए उसे इनपुट्स भी चाहिए होती हैं। उसके पास इतनी खपत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको स्टोर करके रखे और कीमत के बेहतर होने का इंतज़ार करे। अगली फसल उसको लगानी है, अगली फसल लगानी है उसने। अच्छा, ये एक बेसिक इकॉनमी का असूल है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है कीमत कम होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है कीमत बढ़ती है। जब गंदम की जब कटाई होती है उस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे 25-30 मिलियन टन गंदम इस मुल्क में पैदा होती है, वो सारी की सारी अप्रैल और मई के महीने के अंदर बाज़ार में आ जाती है। अब ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है इस बात को समझना कि अप्रैल और मई के अंदर गंदम की कीमत सबसे कम होगी, क्योंकि सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है और इसी वक्त हमारा किसान जो है उसको ये गंदम बेचनी पड़ती है। हम जो इकोसिस्टम लेकर आ रहे हैं उसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सबसे पहले तो हम स्टोरेज का मसला हल कर रहे हैं। हमने अभी नेमत कोलैटरल मैनेजमेंट एक कंपनी है, वो भी SCCP का एक लाइसेंस कोलैटरल मैनेजर है। वो पूरे मुल्क के अंदर वेयर हाउसेस ढूंढ रहा है, उनको क्रेडिट कर रहा है और लोगों को के पास इन्वेस्टर्स के पास जाके उनसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वेयर हाउसिंग नेटवर्क के अंदर, ताकि हमारे पूरे मुल्क में वेयर हाउसेस का एक जाल बिछ जाए। पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर इकॉनमीज़ हैं, आप रशिया, ब्राज़ील, यूक्रेन, अर्जेंटीना, अमेरिका, इनकी अगर आप वेयर हाउसिंग कैपेसिटी देखें तो अगर ये 100 किलो दाना पैदा करते हैं, ग्रेन्स पैदा करते हैं साल के, तो इनके पास 80 से 120 किलो दाना स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि 80 to 120% ऑफ देयर एनुअल ग्रेन प्रोडक्शन। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप सिर्फ गंदम, चावल, मकई, चीनी, ये कुछ चना वगैरह और कपास को ले लें, तो अगर सिर्फ हम दानों को भी ले लें तो तकरीबन 50 से 60 मिलियन टन की प्रोडक्शन है हमारी। और हमारी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी कितनी है? टोटल मिला के 5 से 6 मिलियन टन। और जो एक्रेडिटेड कैपेसिटी है, यानी कि ऐसे वेयर हाउस जिनके अंदर दूसरों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है कि इसके अंदर अगर कमोडिटी स्टोर होगी तो ये सेफ़ और सिक्योर होगी, वो सिर्फ 3.5 लाख टन है। तो आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ वेयर हाउसिंग कैपेसिटी की कितनी गैप है हमारे मुल्क के अंदर, जिसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक तरफ ये वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अब हमने इस वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज़ भी करवाना है ताकि इन्वेस्टर्स को जो वेयर हाउस में इन्वेस्ट करें उनको भी रिटर्न मिले। उसके लिए हम किसानों के पास जाते हैं और किसानों को कहते हैं कि देखें, आप पिछले साल का एग्जांपल ले लें, 2200 रुपये के ऊपर आपने गंदम अप्रैल में बेची, बजाय इसके कि आप ये गंदम 2200 रुपये की फेंकें बाज़ार के अंदर, आप जो भी आपका करीबी एक्रेडिटेड वेयर हाउस है उसके अंदर जाके अपनी कमोडिटी को वेट करवाएं, उसको ग्रेड करवाएं, उसको सिक्योरली स्टोर करवाएं और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिल जाएगी जो कहेगा कि मोहम्मद अली के पास इतने टन गंदम इस वेयर हाउस के अंदर इस ग्रेड की महफूज पड़ी है। अब उस किसान की गंदम जब एक एक्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर सेफली स्टोर कर दी गई है तो वो एक बैंकेबल एसेट बन जाता है। एक्सचेंज के ऊपर उसकी कीमत लग रही है रोज़ के रोज़। बैंक को ये कंफर्ट आ गया कि एक एक्रेडिटेड वेयर हाउस में एक सेफ़ वेयर हाउस ऑपरेटर के पास 5 करोड़ रुपए की गंदम पड़ी हुई है किसी किसान की फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको वो डेली मार्क टू मार्केट भी कर रहा है क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर उसका रेट डेली का निकल रहा है। तो वो किसान को ऑफ़र करेगा कि यार इस 5 करोड़ की गंदम के अगेंस्ट मैं तुम्हें 4 करोड़ का कर्ज़ा देने को तैयार हूँ, या 50 लाख की गंदम के अगेंस्ट 40 लाख का कर्ज़ा देने को तैयार हूँ। तो किसान वो 40 लाख का कर्ज़ा लेगा, अपनी अगली फसल के लिए जो भी उसे इनपुट्स वगैरह चाहिए वो बीजेगा, अपनी अगली फसल तैयार करेगा और यहाँ से फिर कीमत को बेहतर होने का इंतज़ार करेगा। अगर पिछले साल जैसे डायनामिक्स रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको 2200-2300 रुपये की गंदम अगर वो स्टोर करके रखता और 6 महीने बाद वो 4800 रुपये की बिकती, तो बैंक की फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करने के बाद भी
स्टोरेज की फीस पे करने के बाद भी वो कंसिडरेबल प्रॉफिट में होता है किसान। तो ये डिजिटल सिस्टम किसानों को इस वक्त समझ आ रहा है कि ये वाकई ये रियल है, चूँकि ये सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और थोड़ा अनबिलीवेबल सा लग रहा है, चूँकि इतना बड़ा प्रॉफिट अगर किसानों को इसमें मिल सकता है तो वो तो पिछले 2-3 साल से जिस तरह रो रहे हैं, एक बड़ा उनके लिए ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म ये मौजूद है। इस सिस्टम को स्केल करने के लिए एक तो वेयर हाउसिंग का मैंने आपको बताया कि हमने स्केल करना है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, आहिस्ता आहिस्ता वेयर हाउसेज आएंगे। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सिस्टम रेडी है, मार्केट रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्टेड हैं, टेक्नोलॉजी रेडी है, सारा कुछ है, अवेयरनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम एक किसान जो लाला मूसा के अंदर बैठ के जद्दी पुश्ती अपनी ज़मीन पे गंदम और चावल की वो करता आ रहा है, ज़राअत का काम करता आ रहा है, उसको हमने इस सिस्टम के बारे में अवेयरनेस कैसे देनी है, वो हम अकेले नहीं कर सकते। उसमें हमें आपका साथ भी चाहिए, उसमें हमें जो इनपुट सप्लायर्स हैं बड़े बड़े उनका साथ भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत से किसान मरकज़ बनाए हुए हैं। उसमें हमें हुकूमत का साथ चाहिए, जिन्होंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस वहाँ तक जाए। हमें मंडियों के अंदर जाके अपनी PMX की स्क्रीनें लगानी पड़ेंगी, ताकि एक किसान जब अपनी बोली एक मंडी के थड़े के ऊपर उसको मिल रही है, उसको ये भी पता हो कि PMX के ऊपर इसकी कीमत क्या चल रही है आज के दिन। तो ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक साल में भी नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटिजिक विज़न और प्लान है जिसको 5, 7, 8 साल लगेंगे कम्प्लीटली शिफ्ट होते हुए। कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी हैं, कुछ ट्रेल ब्लेजर्स हमारे साथ ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी है, चावल की ट्रेड हमारे पास ऑलरेडी शुरू हो गई है, E6 जो काफ़ी एक्सपोर्ट भी हम करते हैं उसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को और उनको इस बात का एहसास होगा कि कितना आसान है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ रही है, जो 2-3 महीने की एक्टिविटी अभी रिसेंटली रही है इस जंग की, लेकिन गोल्ड हमने देखा कि स्टैटिक रहा अपनी पोजीशन पे, कि आपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, वहाँ से रिवर्स हुआ, यानी हालात जंग की तरफ थे, जंग में शिद्दत आई, गोल्ड की प्राइस अप नहीं हुई, सीज़ फायर हो गया, गोल्ड की प्राइस वहीं मौजूद है। तो ये इसकी भी कोई वजह मौजूद है? हम देखते हैं, एक तो ये है कि गोल्ड हिस्टोरिकली रिसेंटली बहुत प्राइस में उसका चढ़ी है, उसकी सिल्वर की भी प्राइस बहुत आई है। अगर 1 साल पहले 1.5 साल पहले की आप गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस देखें और अब की देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक तो ये कि ऑलरेडी प्राइस बहुत बढ़ गई हुई थी और इसी वजह से, बदलते हुए हालात की वजह से इन एसेट्स की प्राइस बढ़ी। ये जो अभी ये ईरान की वॉर वगैरह है, उसमें हम देखते थे जिस दिन बयान ऐसा आता था कि सुलह होने वाली है तो वो कीमत नीचे आना शुरू हो जाती थी। जिस दिन ऐसा बयान आ जाता था कि दोबारा से जंग छिड़ने वाली है, कीमत ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती थी। तो वॉलेटिलिटी अभी भी है कीमत के अंदर, लेकिन वो जिस तरीके से सिल्वर के अंदर फॉर एग्जांपल $30 से शुरू होकर $120 तक 1 साल के अंदर जो उसने सफ़र किया, उस तरह की मूवमेंट ज़ाहिर है हम अभी नहीं देख रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। तो अब वॉलेटिलिटी दोनों कमोडिटीज़ में, गोल्ड और सिल्वर में, कदरे कम हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।